हेलो स्टूडेंट्स, मैं जिलेश कुमार यादव और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले वाले में हम लोग जो है उन सेंटेंसेस को पढ़े हैं जिनमें एक ही कार्य भविष्य काल में समाप्त होता है और आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें दो दो कार्य भविष्य काल में समाप्त होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। आइए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको बताया गया है पार्ट 1 आप देखेंगे तो जो है उसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान और इसकी सहायक क्रियाएँ कौन कौन सी है सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा और दूसरा पार्ट फिर पढ़ेंगे तो वीडियो जो है अच्छे से समझ पाएंगे और आप सेंटेंसेस को कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ बता रहा है कि कभी कभी दो कार्य भविष्य काल में समाप्त होते हैं। इन्हें दो दो कार्य क्या होते हैं? भविष्य काल में समाप्त होते हैं। जैसे पास्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि दो दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, तो इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो दो कार्य भविष्य काल में समाप्त होते हैं। एक पहले होता है और दूसरा बाद में होता है। यहाँ बता रहे हैं कि पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। फिर इसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था कि पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया। लेकिन फ्यूचर में क्या है कि पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में होगा, लेकिन बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और उसके बाद दूसरा रूल बताते हैं कि यदि हिंदी वाक्य में पहले शब्द आया हो, क्या आया हो? पहले शब्द आया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पहले अर्थात किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद बाद में किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिफोर लगाने के बाद किया जाता है। यानी कि अगर पहले शब्द आया है तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसका अनुवाद हम पहले करेंगे और किस टेंस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम बिफोर लगाने के बाद करेंगे, लेकिन किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यदि हिंदी वाक्य में बाद शब्द आया हो, क्या आया हो? बाद शब्द आया हो, तो बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पहले, यानी कि पहले जो बाद में समाप्त हो रहा है उसका अनुवाद पहले करेंगे, लेकिन किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद बाद में, लेकिन किस टेंस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आफ्टर लगाने के बाद किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या होगा? पलट जाएगा। बिफोर वाले में पहले फ्यूचर टेंस करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बाद वाले में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और फिर बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस किया जाएगा। आइए हम लोग उदाहरण करके देखते हैं। फार्मूले के माध्यम से उदाहरण करेंगे और समझेंगे। फार्मूले के माध्यम से आपको और बढ़िया समझ में आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले हम लोग कौन सा सेंटेंस देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल, हैव और शैल हैव लगेगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होगा। इसके बाद बिफोर के बाद फिर क्या होगा? सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, यानी कि और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। यानी कि ये कौन सा टेंस है? ये देखेंगे आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है, और ये किस टेंस का है? पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला है। दो फार्मूले लगे हुए हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। अब इसको क्या करना है? देख लीजिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। इसमें जो है पहले कौन सा काम हो रहा है? मरीज के मरने का काम पहले हो रहा है और डॉक्टर के आने का काम बाद में हो रहा है। यानी कि इधर वाले सेंटेंस का अनुवाद पहले किया जाएगा और इधर वाले सेंटेंस का अनुवाद बाद में किया जाएगा।
ध्यान रहे चाहे पहले शब्द आए चाहे बाद शब्द आए, दोनों कंडीशन में हमको क्या करना है, ये जो इधर वाला सब्जेक्ट रहेगा, दाहिनी तरफ जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का अनुवाद पहले करेंगे। इधर वाले सेंटेंस का अनुवाद हम हमेशा पहले करेंगे। बस यही करना है कि टेंस को बदल देना है, इधर वाले का पहले किया जाएगा और इधर वाले का बाद में किया जाएगा। बस केवल क्या होगा, टेंस बदल जाएगा। और बिफोर बीच में आफ्टर या बिफोर लगा देंगे। आइए सेंटेंस को करके देखते हैं। इसमें पहले शब्द आया है तो पहले वाले को ही इधर करेंगे, पहले करेंगे, लेकिन किस टेंस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यहाँ क्रिया क्या है, मरना। कौन मर रहा है, मरीज। मरीज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट विल हैव डाइड। अब क्या करेंगे, बिफोर लगा देंगे। अब इधर वाले का अनुवाद करेंगे, लेकिन किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डॉक्टर के आने से पहले। तो द डॉक्टर कम्स किस टेंस में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस करके देखते हैं। अगर बाद शब्द आ गया हो, देखिए फार्मूला क्या हुआ, इधर वाला जो फार्मूला था दाहिनी तरफ वाला, यही क्या हो गया, पलट गया है। पहले सब्जेक्ट प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर आफ्टर लगा के इधर वाला पहले वाला फार्मूला बाद में चला गया है। सब्जेक्ट विल या शैल हैव, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो गया है। देखिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। रमा के आने से पहले, रमा के आने के बाद, यहाँ के होना चाहिए, रमा के आने के बाद वह खाना खाया होगा। तो देखिए इस कंडीशन में भी इधर वाले सेंटेंस का ही अनुवाद पहले किया जाएगा और इधर वाले का बाद में किया जाएगा। लेकिन अब इधर वाले का ही पहले करेंगे, लेकिन किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है खाया क्या है, वर्ब है, और कौन खाया, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और क्या खाया, खाना, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें क्या वर्ब है, इसमें आना क्या है, वर्ब है, और ये रमा क्या है, सब्जेक्ट है। फॉर्मूले पर रख दीजिए। तो पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। इधर वाले ही सेंटेंस का अनुवाद पहले किया जाएगा, तो पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। फिर क्या लगाना है, खाना। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, ईट्स हो जाएगा क्या, फूड। ही ईट्स फूड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद हो गया। अब आफ्टर लगा देंगे। आफ्टर लगाने के बाद ये पहले वाले सेंटेंस का अनुवाद करेंगे, रमा के आने के बाद। तो रमा विल हैव कम, ये किस टेंस में हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो गया। इसके बाद देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, ध्यान रहे कि जहाँ डबल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब्स होंगी या ट्रिपल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, उसमें हमको क्या करना है, जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे विल या शैल, विल हैव और शैल हैव में मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल हैं। तो विल और शैल के बाद ही हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे और हैव आगे बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल, यानी कि कहने का मतलब है विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगाया जाएगा। बाकी ट्रांसलेशन वैसे ही होगा जैसे हम करते आए हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर निगेटिव सेंटेंस है, पहले ही सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे, दूसरे वाले सेंटेंस को निगेटिव हम नहीं बनाएंगे, उसका अनुवाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। एग्जाम्पल आइए करके देखते हैं। सोने से पहले हम आम नहीं खा चुके होंगे। तो देखिए सोने से पहले हम आम नहीं खा चुके होंगे, तो इसमें पहले शब्द आया है, इधर वाले का ही अनुवाद पहले किया जाएगा, लेकिन किस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट क्या है, वी, हम, तो हम का क्या हो जाएगा, वी। फिर वी के साथ क्या लगेगा, शैल हैव, तो शैल लगा के फिर क्या करेंगे, ये निगेटिव है, नहीं आया हुआ है, तो नॉट भी हो जाएगा, फिर हैव हो जाएगा। वी शैल हैव, शैल नॉट हैव। ईट, ईटेन, ईट एट ईटेन होता है, तो ईटेन हो जाएगा क्या, मैंगोज। वी शैल नॉट हैव ईटेन मैंगोज। फिर बिफोर लगा देंगे। सोने से पहले कौन सो रहा है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है इसमें, हम ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, यानी कि यही जो खाने का काम कर रहे हैं वही सोने का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट वही होंगे, अर्थात यहाँ भी वी होगा, वी स्लीप। वी शैल नॉट हैव ईटेन मैंगोज बिफोर वी स्लीप। इसके बाद
जो है बाद वाला शब्द अगर निगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, डू और डज के बाद नॉट लगा देंगे बस। और आफ्टर के बाद जो सेंटेंस रहेगा उसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बात करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सरिता के जाने के बाद वह पत्र नहीं लिखा होगा, इसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर आफ्टर सरिता विल हैव गॉन। इसके बाद आता है नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में पहला रूल जो है जिसमें सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है, ऐसे प्रश्नों का आंसर हम जो है यस या नो में देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस का अनुवाद करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है। क्या के लिए सहायक क्रिया, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया को हम आगे कर देंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और वही हमारा क्या करेगा, क्या का काम करेगा। यहाँ जो है सहायक क्रिया दो वर्ड की है, विल हैव और शैल हैव, यानी इसमें हैव भी है। तो सब्जेक्ट को कहाँ लगाएंगे, सहायक क्रिया के बीच में, यानी विल हैव और शैल हैव के बीच में लगाएंगे। जैसे नॉट को हम बीच में लगाए हैं वैसे सब्जेक्ट को भी सहायक क्रिया के बीच में लगाएंगे। तो यहाँ जो है देखिए सेंटेंस है, क्या मेरे आने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। तो इधर वाले सेंटेंस का ही अनुवाद पहले किया जाएगा, लेकिन किस टेंस में पहले शब्द आया है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको पहले करेंगे। तो इसमें जो है देखिए क्रिया क्या है, खेलना, और सब्जेक्ट क्या है वे, और इसमें मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फार्मूले पर रख दीजिए। यहाँ सब्जेक्ट वे है, वे के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी, विल लगेगी। विल को हम आगे कर दिए, फिर क्या लगाना है फॉर्मूले में देखिएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा दिए दे, फिर हैव लगा दिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले मीन्स खेलना, प्लेड हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, द मैच, विल दे हैव प्लेड द मैच। फिर क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ बिफोर लगा देंगे। बिफोर लगाने के बाद इधर वाले सेंटेंस का अनुवाद करेंगे मेरे आने से। तो यहाँ आने की क्रिया हो रही किसके द्वारा हुई, मेरे द्वारा। मेरे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो आई कम, ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। और अगर बाद शब्द आ गया तो क्या करना है, सहायक क्रिया डू या डज को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। लेकिन ध्यान दें, अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो गया होता, पहला सेंटेंस देख लीजिएगा पहला वाला, अगर यही निगेटिव हो गया तो नॉट हम कहाँ लगाते, पहले भी बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में नॉट हमेशा हम कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है, नॉट लगा देना है। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए बाद शब्द आ गया है तो बाद आने पर अगर सेंटेंस क्या से प्रारंभ है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सहायक क्रिया डू या डज को पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। आफ्टर लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल या शैल है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। एक सेंटेंस दिया गया है, क्या हमारे टिकट लेने के बाद गाड़ी नहीं आई होगी। तो यहाँ जो है देखिए सेंटेंस को तोड़ लीजिए, बाद वाला सेंटेंस पहले इधर वाले सेंटेंस का ही अनुवाद होगा। तो इसमें जो है वर्ब क्या है, आई, आना क्या है, वर्ब, यानी पहुंचना। यहाँ आने का मतलब पहुंचना है। सब्जेक्ट क्या है, कौन आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। नहीं के लिए नॉट लग जाएगा। तो गाड़ी के अनुसार हम सहायक क्रिया को पहले लगा देंगे, क्या के लिए, तो डज द ट्रेन नॉट अराइव। फिर आफ्टर लगा दिए, आफ्टर लगाने के बाद इधर वाले सेंटेंस का अनुवाद करेंगे, वी शैल हैव परचेज्ड। यहाँ लेने का मतलब खरीदने से है तो परचेज हो जाएगा, द टिकट्स। डज द ट्रेन नॉट अराइव आफ्टर वी शैल हैव परचेज द टिकट्स। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड मान लीजिए कोई भी हो, क्या, क्यों, कब, कैसे आदि, ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो अनुवाद करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन इंट्रोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा। देखिए फॉर्मूला वही है, सिर्फ हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगानी है।
फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर लगाकर सब्जेक्ट, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। सेंटेंस है वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। तो इधर वाले ही सेंटेंस का अनुवाद हमको पहले करना है। पहले से हमेशा हर कंडीशन में आपको इधर वाले ही सेंटेंस का अनुवाद पहले करना है। तो इसको पहले तोड़िए। यहाँ क्रिया क्या हो रही है, जाना। सब्जेक्ट क्या है, कौन जा रहा है, वह क्या हो गया सब्जेक्ट। कहाँ क्या है, कहाँ से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। और इधर वाले को तोड़ेंगे, वर्षा होना, ठीक है। रेन मीन्स होता है वर्षा होना। रेन मतलब वर्षा भी होता है, रेन मतलब रेन नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों है। तो रेन मीन्स वर्षा होता है। यहाँ सिर्फ वर्ब दिया है। जब मौसम की बात की जाती है, इट वाला जो है सेंटेंसेस हमने नहीं पढ़ाया है, आगे हम वीडियो बना के आपको पढ़ा देंगे कि अगर जो है मौसम की बात की जाती है तो सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह इट होता है। इट को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ जो है इसका अनुवाद करेंगे। कहाँ की अंग्रेजी पहले लिखेंगे वेयर, फिर ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया विल, फिर ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। तो वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। इसके बाद अगर बाद शब्द आ गया है तो क्या करना है, देखिए फॉर्मूला वही है, सिर्फ हमको क्या करना है, डू या डज से पहले जो है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगा देनी है। और आफ्टर लगाने के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको ट्रांसलेशन करना है। सूर्य डूबने के बाद वह क्या किया होगा। तो बाद के इधर वाले सेंटेंस का अनुवाद पहले करेंगे, वह क्या किया होगा और किस टेंस में होगा। ये इसका अनुवाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। इसके बाद आफ्टर लगा देंगे। आफ्टर लगाने के बाद इधर वाले सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। सूर्य डूबने के बाद द सन विल हैव सेट। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स, अगर ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स आए हो जिनके साथ नाउन भी लगा होता है, उनसे संबंधित नाउन लगा होता है, तो उनका अनुवाद कैसे करेंगे पहले भी बताया जा चुका है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ जो नाउन लगा हुआ है उसको उसी क्वेश्चन वर्ड के साथ ही रखेंगे, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाकर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये सब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। सेंटेंस है राम के आने से पहले वह कितने बच्चों को पढ़ा चुका होगा। अब पहले के इधर वाले पार्ट का हम अनुवाद करेंगे, इधर वाले पार्ट का। तो यहाँ क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाने की। कौन पढ़ा रहा है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। कितने क्या है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। और बच्चे क्या है, बच्चों क्या है, बच्चों जो है ये आपका नाउन है। अब ये सेंटेंस टूट गया, फॉर्मूले पर रख दीजिए। पहले कितने की अंग्रेजी लगानी है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, तो हाउ मेनी। फिर उससे संबंधित नाउन क्या है, बच्चे, बच्चों की अंग्रेजी चिल्ड्रन हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट ही है, ही के अनुसार सहायक क्रिया विल हो जाएगी। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और फिर हैव हो जाएगा। फिर वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच टॉट होता है, टॉट हो जाएगा। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल ही हैव टॉट। फिर बिफोर लगा देंगे। बिफोर लगाने के बाद इधर वाले पार्ट का अनुवाद करेंगे, लेकिन किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, आने की क्रिया हो रही कम्स, राम कम्स। हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल ही हैव टॉट बिफोर राम कम्स। और अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता तब हम क्या करते, जहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही है वहीं पर हम क्या करते, नॉट लगा देते, यहीं पर नॉट लगाते। अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड हु आ गया, तब हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे। आपको पहले भी बता दिया गया है कि अगर क्वेश्चन वर्ड हु आता है तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है, यानी उसका अनुवाद अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हु जो होता है वह क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और सब्जेक्ट दोनों का काम करता है। इसलिए हु आ जाने पर
हमेशा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह उसका अनुवाद किया जाता है। तो यहाँ देखिए पहले क्या होगा, हु, फिर सहायक क्रिया विल या शैल है, फिर सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया गया है, ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएगा, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। सेंटेंस है, मेरे आने से पहले तुम्हें पैसे कौन दे चुका होगा। यहाँ देखिए क्रिया क्या हो रही है, देने की हो रही है। सब्जेक्ट क्या है, कौन, कौन क्या है, कौन आपका सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड दोनों है। किसे दे चुका होगा, तुम्हें, तुम्हें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्या दिया चुका होगा, पैसे, ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अनुवाद कर दीजिए, हु विल हैव गिवन यू मनी, फिर बिफोर लगा देंगे, मेरे आने से पहले आई कम, यानी हु विल हैव गिवन यू मनी बिफोर आई कम, ये आपका क्या होगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए ये 3 सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, आप इनको करिएगा और जहां आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। और जो है इससे ये पता चलेगा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कितना सीखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना, और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।